गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो चलिए आज हम देखते हैं वर्णिका पुस्तक में जितने भी लेसन उस सभी लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहला नंबर आपका पाठ है दही वाली मगम्मा, और दही वाली मगम्मा में आपका पहला नंबर क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दही। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनिवास। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें सही आंसर होगा मगम्मा। इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें से आप एक सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी यानी मगम्मा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये है पटना से, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली से, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता से। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु से। चलिए इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो इसमें आपको दही वाली मगम्मा में बहू यानी कि पतोह जो होती है उसको संदेश देती है। चलिए इसके बाद 6ठा नंबर जो आपका क्वेश्चन है मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, यानी मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 सदस्य थे। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है घी, ऑप्शन नंबर सी है सब्जी, या ऑप्शन नंबर डी है दही। सही आंसर होगा दही। मगम्मा वर्षों से कथाकार को दही दिया करती थी। चलिए इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा नजम्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो सही आंसर होगा कन्नड़ भाषा में। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है, यानी कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा बी.आर. नारायण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था, यानी कि रंगप्पा इस कहानी में कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा मगम्मा का पुत्र, ऑप्शन नंबर बी में नजम्मा का भाई, या ऑप्शन नंबर सी में मगम्मा का पौत्र। तो देखिए रंगप्पा जो था एक जुगाड़ी आदमी था, जुगाड़ी व्यक्ति था जो इस कहानी में किरदार को निभाया है। तो सही आंसर होगा क्या, यानी कि रंगप्पा जो था एक जुगाड़ी आदमी था, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, यानी कि मगम्मा और नजम्मा के बीच जो लड़ाई हुआ था उसको मिटा करके अच्छे संबंध फिर से जुड़ जाने के लिए क्या एक माध्यम था। उसमें सही आंसर होगा मगम्मा का पोता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मगम्मा का पोता ही था, मगम्मा का पोता ही था जो बहुत अच्छे माध्यम था जो दोनों में फिर से संबंध जुटा था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, बहन जी, मौसी जी, माँ जी, या फिर काकी जी। तो आंसर नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माँ जी। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका एक शिक्षिका, ऑप्शन नंबर बी में है बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, या ऑप्शन नंबर सी में है एक कलाकार, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है अधिक बुद्धिमान कौन थी, मगम्मा थी, गाँव की एक अन्य महिला थी, या नजम्मा थी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है नजम्मा एक अधिक बुद्धिमान थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, क्या चीज़ के प्रतिनिधित्व करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एक ग्रामीण महिला की, यानी कि एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती थी। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है बहू की दशा है, बहू की दशा कैसा थी, यानी कैसा था, मगरमच्छ की तरह, यानी मछली की तरह, या फिर सामान्य थे।
या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा मगरमच्छ की तरह, यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी था इसमें से बहू की जो दशा था वो कैसा था, तो इसमें सही आंसर होगा मगरमच्छ की तरह, यानी कि वो किए हुए रहती थी। चलिए, यानी कि आपको एक लेसन में सब 18 ही क्वेश्चन थे, यानी कि आपका जो पहला नंबर लेसन था पार्ट नंबर 1 दही वाली मगम्मा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम को लेकर के सिलेक्ट किया गया था वो 18 था। चलिए नेक्स्ट लेसन को हम देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 का नाम है ढहते विश्वास। इसमें जो भी प्रश्न होंगे हम जल्द से जल्द यानी कि खत्म करके फिर अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहला नंबर आपका जो प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? सही आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 कोढ़ी होता। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता या गीता या फिर मगम्मा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि लक्ष्मी। चलिए इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चरित्र चित्रण किया गया, यानी कि चित्रण किया गया? तो देखिए यहाँ में आपका ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, गुजरात या पंजाब। तो ढहते विश्वास में आपको उड़ीसा के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में है महानदी, या ऑप्शन नंबर सी में है गंडक, या ऑप्शन नंबर डी में है सतलज। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है, यानी कौन से भाषा में यह कहानी को लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि उड़िया भाषा में। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लक्ष्मी कौन थी? तो इसका सही आंसर जो होगा एक, यानी कि एक दिन महिला, यानी कि ऑप्शन में एक जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दिन महिला ही राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, यानी कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 बीघा। याद रखिएगा लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। चलिए इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपको मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। चलिए इसके बाद 10वां नंबर आपका प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानंदा। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? यानी लक्ष्मी के गांव के बगल में, यानी समीप मतलब बगल में, यानी पास में है, किस देवी देवता का मंदिर था? इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सही जवाब होगा माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दलई बांध को, यानी दलई बांध को मजबूत कर रहे थे ताकि बाढ़ रुक सके। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गुण निधि कहाँ से लौटा था? कलकत्ता से, राउरकेला से, या फिर जयपुर से, या फिर कटक से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कटक से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन स्वयं यंदल के साथ बांध की मरम्मत में गया था? तो इसमें सही आंसर होगा गुण निधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आपका इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन को देखते हैं, यानी कि आपके जो पार्ट है, पार्ट नंबर कितना हो जाएगा 3, और पार्ट नंबर 3 में जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम जल्द से जल्द यानी कि इस वीडियो में ही खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए, आपका पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 कहानी का जो नाम है माँ, यानी कि इस कहानी का नाम क्या है? माँ। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो VVI सिलेक्ट किया गया है, एग्जाम के पर्पज से ही सिलेक्ट किया गया है। आप अच्छे से एक बार पूरा देखिए और उसके बाद आप एग्जाम में पूरा के पूरा सही बना करके आइएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसमें सही आंसर होगा माँ। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में सुजाता, ऑप्शन नंबर बी में ईश्वर पेटलीकर, या ऑप्शन नंबर सी में सावर दैया, या इसमें से ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी। तो इसमें सही आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर।
तो चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता की, माँ के, पुत्र के या फिर पुत्री के? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ के। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नगम्मा या फिर मंगू? तो सही आंसर होगा मंगू। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी थी, खराब थी या पागल थी या गूंगी थी? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पागल थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजराती। इसमें ऑप्शन दिया जाएगा बंगाल, उड़ीसा, गुजराती या फिर राजस्थानी या फिर और भी दिया जा सकता है, लेकिन सही आंसर आप टिक आउट कीजिएगा गुजराती, यानी कि माँ जो कहानी थी उसमें गुजरात भाषा में लिखा गया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ईश्वर पेटलीकर की रचना है लाल पान की बेगम, खून की सगाई या फिर ढहते विश्वास या फिर सिरचन? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खून की सगाई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर बी बी आर चोपड़ा या ऑप्शन नंबर सी गोपाल दास नागर या ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पेटलीकर? तो आंसर सही जवाब होगा ईश्वर पेटलीकर। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ, मंगू या मंगू का भाई पाई या फिर ऑप्शन नंबर डी है मंगू की बहन? इसमें सही आंसर होगा मंगू, यानी कि माँ कहानी में मंगू खुद पागल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? मंगू यानी कि माँ कहानी में एक और भी यानी मंगू के अलावा एक और पागल लड़की थी जो जब ठीक हुई थी तो मंगू की माँ के पास लोग आए थे और सलाह दिए थे कि अपने बेटी को भी अस्पताल में भर्ती कराए और ठीक है। तो वह कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी है पुष्पा, ऑप्शन नंबर सी है गुड़िया या ऑप्शन नंबर डी है सोनी? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुसुम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष? सही आंसर होगा 12 वर्ष। चलिए उम्र वाला है, उम्र याद करके रखिएगा। मंगू के जो उम्र था 12 वर्ष था। चलिए 13 उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मंगू की कहानी, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? यानी मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? चलिए ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। जल्द से जल्द आप इस आंसर को टिक आउट कीजिएगा, लेकिन सावधानी पूर्वक, अच्छे से आप बहुत सावधानी पूर्वक आप आंसर को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपको जो ब्रैकेट में गोल घेरने के लिए जो होता है सही तरीके से इतना नहीं गोल घेर दीजिए कि बाहर इस प्रकार से निकल जाए। ठीक है, आपका जो बॉक्स दिया उसी में आपको कलर करना है बॉल पेन से। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी कि 2। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, यानी कि वहाँ के कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यवहार कुशल है यानी कि अच्छा से करते हैं व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी अव्यवहारिक है यानी कि बर्ताव अच्छा से नहीं करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कठोर स्वभाव यानी कि कठोर कड़े आवाज में बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुभवहीन यानी कि उनका अनुभव नहीं है और इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यानी कि व्यवहार कुशल यानी कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कहानी का प्रधान पात्र है यानी कि प्रधान कहानी का मुख्य पात्र कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए मंगू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी माँ या ऑप्शन नंबर डी कुसुम? चलिए तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पागल पाल सकती है, यानी कहा जा रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी उक्ति है? यानी कि यह बात कौन बोले थे? डॉक्टर की यानी डॉक्टर ने बोले थे, या माँ जी के पुत्र ने बोले थे, या फिर समाज के लोग ने बोले थे, या अस्पताल के कर्मचारी ने? तो इसका सही आंसर होगा समाज के लोग, यानी कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग होते थे वो सब बोले थे कि यानी कि इस पागल पुत्री को एक माँ ही सही तरीके से पाल सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? यानी कि मंगू कब से पागल थी?
यानी कि मंगू कब से पागल थे? ऑप्शन नंबर ए है 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी है जन्मजात यानी कि जन्म से ही, या ऑप्शन नंबर आपका सी है 10 वर्ष से, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम आपको बता दें, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जन्मजात, जन्म से ही पागल थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? यानी कि माँ जी जब उसको मंगू को अस्पताल में भर्ती कराए तो क्या परिवर्तन देखे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वह भी पागल हो गई। यानी कि माँ भी पागल होने लगी और पागल होने के कगार पर ही चले गए, यानी कि समझिए कि पागल हो गए अपने पुत्री को उस अवस्था में देखते हुए। चलिए इसके बाद जो आपके प्रश्न, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है यानी कि लेसन नंबर 4 आपका 3 यानी कि लेसन नंबर 3 समाप्त हो गया। चलिए तो देखते हैं अब लेसन नंबर 4 को। चलिए देखिए लेसन नंबर 4, और लेसन नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 का नाम है नगर, यानी कि इस कहानी का क्या नाम है? नगर। इसमें पहला नंबर आपका प्रश्न है पापति किस रोग से ग्रसित थे? यानी कि देखिए इससे पहले जो आपका कहानी था उस कहानी का नाम था माँ, और उस माँ कहानी में एक मंगू नाम की लड़की थी जो पागल थी, उस कहानी को बताया गया था। इसमें एक पापत्ती यानी कि आपका लेसन नंबर 4 में नगर के बारे में बताया जा रहा है, यानी गांव नगर के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो इसमें पहला नंबर प्रश्न है पापत्ती किस रोग से ग्रसित थे? तो इसका सही नंबर यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेनिनजाइटिस, यानी कि मेनिनजाइटिस नामक एक रोग बहुत ही खतरनाक रोग है जिससे ग्रसित थे। इससे अधिकतर लोगों की जान चले जाती है। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सुजाता। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पापत्ती, ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदुरै। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बलि अम्बाल, यानी कि बलि अम्बाल की पुत्री कौन थी? जिसका सही आंसर होगा पापति। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एस रंगराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है सुजाता की, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 25 से भी अधिक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक तमिल कहानियां से, या ऑप्शन नंबर बी है समकालीन भारतीय साहित्य, या ऑप्शन नंबर सी है माँ, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक तमिल कहानियां से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, यानी कि के ए जमुना द्वारा एक कहानी है, वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नगर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 नगर कहानी में संदेश दिया गया है, नगर कहानी में क्या चीज़ के संदेश दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, यानी कि औरत यानी कि लड़कियां नारियां यानी कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, और पहले के समय में भी बहुत ज़रूरी था, और आज के समय में तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नगर कहानी में संदेश दिया गया है कि नारियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है पापति कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बल्ली अम्बाल की पुत्री थी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पापति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाए? तो इसका सही आंसर होगा बल्ली अम्बाल की अशिक्षा के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बल्ली अम्बाल की अशिक्षा के कारण, यानी कि शिक्षित नहीं होने के कारण पापति को अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी, यानी कि वो नहीं हो पाई पापति अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बड़े डॉक्टर साहब पापति के संदर्भ में क्या आदेश
किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्पताल में भर्ती करने हेतु, यानी कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए संदर्भ में आदेश दिए थे। चलिए उसके बाद आपका अब इस वीडियो में सबसे लास्ट, यानी कि आपका लेसन नंबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि लेसन नंबर जो आपका 5 होगा वहाँ से देखते हैं। देखिए यानी कि वर्णिका पुस्तक में सबसे लास्ट लेसन है, यानी कि लेसन नंबर 5वां, यानी कि धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसमें पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, सीता को अपने घर ही में यानी कि कैसा महसूस होता था, यानी कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था यानी कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि घुटन सी महसूस होता था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि इनका लेखक कौन है। सही आंसर होगा सावरदैया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि सीता। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की या उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान की। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, नारी की, पुरुष की, बच्चों की या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि नारी की। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में रचित कहानी है। तो सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसका अनुवाद किसने किए थे, यानी कौन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण नहीं किए थे, ऑप्शन नंबर बी के ए जमुना नहीं किए थे, उसके बाद गोपाल दास नागर ये भी नहीं किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि सावरदैया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको नहीं दिया है इसमें, यानी कि आप याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, अगर सावरदैया आपको दिया हुआ होगा तो सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, धरती कब तक घूमेगी संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समकालीन भारतीय साहित्य से। चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न, सीता को कितने पुत्र थे। इसमें आपका फिर से एक पुत्र वाला बात कहानी कहा गया है। इससे पहले भी आपका दही वाली मगम्मा था, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मगम्मा के कितने पुत्र थे। इसमें भी आपका प्रश्न है सीता को कितने पुत्र थे, 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर होगा 3। चलिए इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि कैलाश नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी, नारायण की, कैलाश की, सीता की या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सीता की। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा, लक्ष्मी, सविता या कविता। तो सही आंसर होगा राधा। याद रखिएगा कैलाश की पत्नी का नाम जो था वो राधा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा, 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये या 80 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 रुपये। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके भीतर, यानी कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। तो ऑप्शन नंबर ए सीता के, ऑप्शन नंबर बी कैलाश, ऑप्शन नंबर सी राधा, ऑप्शन नंबर डी बिज्जू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीता। सीता के आंख के अंदर यानी कि आंसुओं के, यानी कि समुद्र, यानी कि आंसुओं के भीतर समुद्र भर गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। तो
ऑप्शन नंबर ए है 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना या 4-4 महीना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1-1 महीना। यानी सीता अपने ही बेटे के पास यानी कि 1-1 महीना बिताती थी और फिर दूसरे बेटे के पास चले जाती थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने को मानती थी भिखारिन, बेकार या समझदार या फिर दुखी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यानी कि भिखारी। चलिए आपको बता दें कि 1 से लेकर के आपको 5 लेसन यानी कि वर्णिका पुस्तक में आपको टोटल 5 ही लेसन था। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक में सभी पार्ट के VVI जो प्रश्न थे जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के 100% चांसेस बन रहे उसी को सिलेक्ट किया गया था। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को आप हो सके तो अच्छे से रिवीजन करके आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं और पूरा के पूरा सही नंबर सही क्वेश्चन को सही से टिक आउट करके आप सही से टिक आउट करके आप सही नंबर प्राप्त करें और आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।